नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 यानी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपने क्या देखा है, हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का अनावरण किया है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, यानी क्या है। अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, आखिर क्यों हमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ इससे संबंधित जो सरकारी पहलें की जा रही हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 है उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान जो है इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में लाए गए हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस जो लॉजिस्टिक पॉलिसी इसके साथ चुनौतियां क्या हैं, और साथ साथ वे फॉरवर्ड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि जो हमारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो और बेहतर हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉजिस्टिक्स क्या है। यानी आप जानते हैं कि संसाधनों की प्राप्ति क्या है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप कहीं से संसाधन प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका भंडारण करते हैं और उसको अंतिम जो है गंतव्य तक पहुंचाने। आप इस प्रकार से समझिए कि ये जो क्या है, संसाधनों की प्राप्ति, उसका उत्पादन और उनका भंडारण और अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का जो समस्त प्रक्रिया होती है, यानी परिवहन के प्रबंधन की जो समग्र प्रक्रिया होती है उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आप इस प्रकार से समझिए। जैसे आप देखिए कि कहीं आपको क्या होगा, कच्चा माल मिलेगा, कच्चा माल जो है आपको प्राप्त होगा। कच्चे माल को आप कहाँ लेके जाएंगे, आपूर्ति श्रृंखला के पास, यानी आप आपूर्तिकर्ता के पास लेके जाएंगे। ये कहाँ जाएगा, ये विनिर्माण के लिए जाएगा, वो ही निर्माण होगा। फिर यहाँ से भी निर्माण होने के बाद जो है इसका वितरण होगा। वितरण होने के बाद जो आप देखेंगे ये ग्राहक के पास पहुंचेगा, और ग्राहक से क्या होगा, उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगा। तो अब इस तरीके से देखते हैं, जो कच्चे माल से लेकर जो उपभोक्ता यानी ग्राहक तक पहुंचने की जो संपीड़ जो आप प्रोसेस देख रहे हो, यही क्या है, लॉजिस्टिक्स है। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो 2022 है, इसका क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए उद्देश्य हम लोग क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली हम लोग यही देखेंगे कि जो भी हमारी देश में वस्तुओं की आवाजाही है ये कैसी हो, बाधा रहित हो। तो बाधा रहित होने का मतलब जो भी हम देखते हैं सड़कों पे, जैसे क्या होता है, सड़कों पे लगातार जाम होता है, जाम हो गया है, फिर हमारे पास प्रॉपर सड़कें नहीं है, जैसे गांव में सड़कों का विकास नहीं है और बड़े शहरों या बंदरगाहों तक जो है सड़कें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो हम क्या करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे, या फिर जो भी लॉजिस्टिक्स को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जो बाधा रहित हमारी आवाजाही हो सकेगी। तो जब बाधा रहित आवाजाही हो सकेगी, यानी जो हमारे गुड्स होंगे वो तय समय पर क्या होंगे, तय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी सप्लाई जो है जल्दी हो जाएगी। तो इससे क्या होगी, इसकी बचत, यानी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। सॉरी, क्या कह सकते हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, जो घरेलू बाजार हैं और वैश्विक बाजारों में क्या होगा, भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या करना है, सुधार करना है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि जैसे विश्व में कई, जैसे हम भारत क्या है, वो जीडीपी की जो लागत देखा, जीडीपी की तुलना में 13 से 14% तक का क्या होता है, इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है जीडीपी से अगर तुलना की जाए। अगर वहीं अन्य विकसित देशों की बात करी जाए, यही कॉस्ट 8 से 9% आती है। जैसे मान लीजिए कोई होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका किसी चीज को जो है 10 रुपये में बना के तैयार कर रहा है, और भारत भी 10 रुपये में तैयार कर रहा है। तो अगर भारत जो है किसी चीज को अगर बंदरगाह अन्य देश तक पहुंचाता है, उसकी कॉस्ट 2 रुपया बढ़ जा रही है, यानी वो 12 रुपया में आ रहा है। वही अमेरिका क्या कर रहा है, 1 रुपये में ही वो दूसरे देश में पहुंचा दे रहा है, तो ये 11 रुपया। तो इसके बीच में क्या हुआ, 1 रुपया यहाँ पे कम में सप्लाई कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा, देखेंगे अमेरिकी वस्तु जो है ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगी और ये आगे निकल जाएगी, जबकि भारतीय वस्तु महंगी होने के कारण क्या होगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो ये समझ सकते हो, इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी क्या है, सुधार करना है। तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो हम इनके लक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो लक्ष्य क्या होंगे, भारत में जो लॉजिस्टिक्स की लागत है उसको कम करना है, जिसे हम लोग देखा, क्योंकि लॉजिस्टिक की लागत अगर ज्यादा होगी तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो इसकी लागत को कम करना है, ताकि
वर्ष 2030 तक हम क्या करेंगे, वर्ष 2030 तक जो है इस संदर्भ में जो वैश्विक मानदंड होंगे, जैसे वैश्विक मानदंड हमने क्या देखा, जीडीपी का 8 से 9% जो देश जो है खर्च कर रहे हैं, अगर देखा जाए लॉजिस्टिक्स में, तो हम भी इसी मानदंड के आसपास आएंगे कि 8 से 9% तक ही हमारी जो लागत है वो इससे ज्यादा ना हो। तो आप देखते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो रैंकिंग है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो इसमें इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, शीर्ष 25 में हमें शामिल होना है। यानी अभी हम जो देख लेते हैं 2018 में हमारी रैंक क्या थी, 44वीं रैंक थी, तो हमें इस 44वीं रैंक को वापस 2030 तक क्या करना है, हम जो है 25 के अंतर्गत आएंगे, या कह सकते हैं कि हम बेहतर लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा अगला हम लोग देखते हैं, एक कुशल लॉजिस्टिक परिवेश के लिए डाटा संचालित सहयोगी तंत्र का विकास करना है। देखिए क्या है, लॉजिस्टिक अगर तभी कुशल हो सकता है जो इसका एक सेंट्रलाइज अच्छा सिस्टम हो, एकीकृत कमांड सेंटर होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ का जो डेटा है प्रॉपर तरीके से अगर मतलब समन्वय स्थापित हो पाएगा, तो क्या होगा, इसकी पहुंच आसानी से हो सकेगी। तो ये पहुंच हो जाएगी आसानी से, तो क्या होगा, जो लॉजिस्टिक्स के बीच में गैप होता है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, समय पर जो है हमारा लॉजिस्टिक जो भी हमारे गुड्स और सप्लाई बेहतर हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, डेटा संचालित सहयोगी तंत्र को विकसित करेंगे। आगे देखेंगे कि लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो है हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब हमने लक्ष्य में भी देखा, उद्देश्यों में देखा कि हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। इसको कम कर रहे क्यों, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है क्या है, वो वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में देखा जाए लगभग 13 से 14% आती है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, ये जो ऐसे देश है ना, इनकी कहीं 8 से 9% तक आती है। तो इससे क्या होता है, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति में हो जाते हैं और जो हम इनसे पिछड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क है उसके बराबर लेके आना है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, यानी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या करेगी, जो 8 से 9% की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बराबर जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके आएगी। जैसे देखिए भारत में क्या होता है, जो लॉजिस्टिक्स में मूलतः कौन कौन आ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स में आप देखेंगे रोड है, रोड नेटवर्क होगा, रोडवेज के थ्रू आप देखेंगे, रेल नेटवर्क के थ्रू जाएंगे, और साथ साथ वाटरवेज पे जाएंगे। तो जो भारत का जो है मुख्यतः देखेंगे लॉजिस्टिक्स में, देखें जो लागत क्या हो जाती है, जो परिवहन लागत सर्वाधिक होती है। परिवहन लागत क्या हो जाती है, सर्वाधिक कितना होती है, लगभग आप देखेंगे इसमें जो है 53% तक का जो है पार्ट इसमें आता है। वहीं देखेंगे वेयर हाउसिंग में देखा जाए, वेयर हाउसिंग की बात करी जाए, ये करीब जो है 12%, और इसके अलावा जो हमारा सामग्री या फिर जो हमारा गुड्स होता है उसके प्रबंधन में करीब जो है 10% का कॉस्ट आती है। ठीक है, या कह सकते हो उसका 10% स्थान वो बियर करता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो खराब लॉजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग है, देखिए रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, कौन सी, ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी, 44 थी। तो इस रैंक को हम लोग क्या करेंगे, 2030 तक इसे कहाँ तक लेके आना, हमारा लक्ष्य क्या है, इसको हम लोग जो है 25% तक लेके आए, 25 लेके आएंगे, सॉरी। तो 25 जो हमारी रैंक लेके आएंगे, तो क्या करना होगा, तो हमारी जो खराब लॉजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग है उसको बेहतर करना हो। तो इसलिए भी हमें आवश्यकता है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया जाए। अगली बात करी जाए, हमारी है जो वस्तुएं कम प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय वस्तुएं घरेलू निर्यात के लिए हो कंपनी क्या होते हैं, कम प्रतिस्पर्धी होती है। रीजन वही है कि जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। सड़कों पर भी बहुत अधिक निर्भरता है। देखिए क्या है, कई सारे मीडियम हमने देखा ना लॉजिस्टिक्स में, रोड, रेलवे, वाटरवे सभी देखा, लेकिन क्या होती है, जो रोड होती है वो आप जानते हैं, जैसे ये एक शहर हो गया, तो शहर में आप देखें रेलवे क्या होती है, कुछ प्रमुख स्टेशन तक ही निर्भर होती है। वही रोड क्या होता है, आप जो है देखेंगे सभी डायरेक्शन में रोड नेटवर्क फैला हुआ था, इवन गांव तक भी रोड नेटवर्क फैला हुआ है। तो इसलिए ज्यादा निर्भरता किस पे हो जाती है, रोड पे हो जाती है। ये निर्भरता आप देखेंगे करीब जो है, करीब देखा जाए जैसे विश्व लेवल पे देखा जाए, सड़क मार्ग का यूज जो है 25% तक होता है, यानी वहां पर वाटरवेज या फिर जो है रेलवे का अधिक प्रयोग होगा। जबकि भारत में क्या देखेंगे, 64.5% जो है वस्तुएं क्या होती, सड़क द्वारा जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो भारत में जो रोडवेज, जो रोडवे नेटवर्क है वो काफी ज्यादा मतलब जो है लॉजिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। जबकि होना क्या चाहिए,
रेलवे और वाटरवेज को भी जो है इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका इसलिए क्योंकि जो है ये जो है ये सड़क के मार्ग की तुलना में सस्ते विकल्प होते हैं। तो अगर ये जो ज़्यादा यूज़ होंगे, जैसे आप देखते हैं कि अभी जो है बनारस से लेकर जो है आप देखेंगे कि नेशनल वाटरवेज 1 बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो भारत के आंतरिक भाग से क्या हुआ, गुड्स को जो है मतलब तटवर्ती यानी जो बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए इसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि सड़क मार्ग की तुलना में इसकी कॉस्ट कम होती है। तो अगर इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लाई गई है। देखिए निवेश का अभाव भी इसमें हो सकता है, क्योंकि देखते हैं क्या है, जो लॉजिस्टिक्स जो भी अवसंरचनाएं बनती हैं उनकी लागत बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो निवेशक क्या होते हैं इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो इनकी रुचि को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो इसके लिए काम करने के लिए भी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जरूरी हो जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नेंस संबंधी भी कुछ मुद्दे हो जाते हैं। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे में देखेंगे जैसे किसी भी जानते हैं कि जो है कोई भी अगर भारत में तंत्र होता है उसके पीछे कई सारी एजेंसियां काम करती है। उसमें कुछ सरकारी एजेंसी भी होंगी, कुछ सहयोगी एजेंसी भी होंगी, कुछ निर्यात प्रोत्साहन परिषदें भी होंगी, अलग अलग बैंक और बीमा एजेंसियां होंगी। तो ये क्या करेंगी, इनमें क्या होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कह सकते हो समन्वय की कमी होती है। तो समन्वय की कमी होगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि इनको कोई पहल करना है और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये करना चाह रहे हैं पर ये अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो या फिर इन दोनों में अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर समन्वय की कमी होने के कारण क्या होता है, लॉजिस्टिक्स हमारा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होगा, भारत में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गिरावट हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगी, क्योंकि जब हमारे यहाँ का गुड्स महंगा होगा तो कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी सरकारी पहलें हैं जो कि जो है भारत में लॉजिस्टिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए लाई गई हैं। जैसे आप देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना। तो पीएम गति शक्ति योजना आप जानते हैं, पीएम गति शक्ति योजना एक मास्टर प्लान है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि रोड बनाएंगे, उसमें मतलब कई सारे जैसे हाईवेज बनाएंगे, और जो है आप देखते हैं एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये सब किस लिए किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि बेहतर वर्ल्ड क्लास प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ताकि हमारा लॉजिस्टिक बेहतर हो सकेगा। समग्र एकीकृत विकास हेतु मौजूदा अंतराल को भरना इसका लक्ष्य है। यानी जैसे क्या होता है कि हमारा सभी सेक्टर एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी एक सेक्टर में कमी होगी तो क्या होगा, उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर में भी पड़ेगा। तो इसके लिए समग्र और एकीकृत विकास के लिए जो है हमें क्या करना है, पीएम गति शक्ति योजना इसके लिए लाई गई है। तो आप देखते हैं इसके लिए कौन सी भारत माला परियोजना लाई गई थी। तो भारत माला परियोजना जानते हैं कि पूरे देश में क्या करना है, जैसे हमारा भारत है, तो पूरे देश में जो है हम लोग देख रहे थे कि बेहतर जो है सड़क नेटवर्क जो है लाने की योजना है, कि भाई जो है पूरे देश में हम लोग जो है करीब जो है 83,000 मतलब 83,677 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क लेके आएंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, इसमें एक्सप्रेसवेज हो गया और हाईवेज का निर्माण करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेसवेज हाईवेज के किनारे क्या होंगे, आर्थिक गलियारे जिसको क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स बसेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है इनसे अगर ये सड़क किनारे बसेंगे तो इसकी लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर होगा और जो है हमारे देश का जो है समग्र विकास संभव हो सकेगा। तो इसके लिए क्या है, भारत माला परियोजना लाई जा रही है। आगे देखते हैं हम लोग सागर माला परियोजना। सागर माला परियोजना जो है जानते हैं आप, बंदरगाह के बुनियादी ढांचा संरचना के विकास तथा माल ढुलाई की आवाजाही में क्या होता है, भारत काफी ज्यादा पीछे। तो इसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2017 में जो है ये सागरमाला परियोजना लाई जाती है। आप जानते हैं हमारा जो समुद्र तट है लगभग जो है 7516 किलोमीटर के आसपास आप देखते हैं चौड़ा है। तो अब इसके अवसर को कैसे भुनाना है, तो इसके लिए क्या किया, जो सभी बंदरगाह हैं इसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है ये सागरमाला परियोजना लाई गई है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय रेल योजना क्या है। वर्ष 2030 तक क्या है, भविष्य के लिए रेलवे प्रणाली का निर्माण करना है। आप देखते हैं अभी हमने बात करी थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया की, यानी क्या कर रहे हैं, जो मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए क्या कर रहे हैं, अलग से रेल नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो मालगाड़ियाँ हैं वो समय पर क्या होते हैं, गुड्स का डिलीवर नहीं कर पाती हैं, जिससे कारण क्या होता है, जो हमारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम होता है वो प्रभावी होता है।
जिससे समय पर वस्तु नहीं पहुंचती और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए क्या है, रेलगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाना है मालगाड़ियों को, इसके लिए क्या होगा, अलग से इनके लिए क्या है, डेडिकेटेड जो है रेल रूट चाहिए, इसीलिए क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की निर्माण किया जा रहा है। तो अब आगे देखते हैं लॉजिस्टिक में क्या है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, यानी लीड इंडिया इंडेक्स आप जानते हैं नीति आयोग जो है जारी करता है, यानी क्या है, आप जानते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद हो गया। तो प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होता है, जो कई राज्यों में क्या होता है उसमें तुलना की जाती है कि किसकी किसकी लॉजिस्टिक नीतियां बेहतर हैं, कौन राज्य जो है बेहतर तरीके से जो है लॉजिस्टिक का संचालन कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, राज्यों का हम लोग प्रदर्शन आकलन करते हैं, साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो है जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उन सुधार के जो बिंदुओं को भी हम लोग देखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो है इसके लिए लीड इंडिया जो है इंडेक्स जो है लाया गया है। अन्य पहलू में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आप देखते हैं ई वे बिल, तो ई वे बिल जानते हैं जीएसटी के तहत जो है ई वे बिल लेके आया गया था। ई वे बिल क्या करता है कि जैसे राज्यों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवेश करता था तो वहाँ का आप देखते हैं सेल टैक्स या जो भी इंस्पेक्टर्स होते थे उसकी आवाजाही में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं पेपर्स उन्हें चेक करवाने पड़ते थे। इससे क्या होता था, लॉजिस्टिक्स जो है मतलब एक तरीके से एक दूसरे से राष्ट्र मतलब राज्य में जब गुड्स का ट्रांसफर होता था तो उसमें डिले होता था। कई बार क्या होता था कि प्रॉपर पेपर वर्क ना हो पाने के कारण जो है उनको घंटों इंतजार भी करना पड़ता था। तो इसके लिए ई वे बिल लाया गया, यानी कि जो है अगर जो है आप मतलब कोई भी गुड्स को लेके जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ई वे बिल जनरेट करेंगे और क्या होगा, जब भी आप किसी भी स्टेट्स में प्रवेश करेंगे तो उसी ई वे बिल के द्वारा जो है आपको जो है उसमें एंट्री मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला यहाँ पे काम हो गया। फास्ट टैग लाया गया ताकि जो है जो देखते हैं टोल पे काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़, इसको कम करने के लिए जल्दी से टोल को क्रॉस करना है तो इसके लिए जो क्या है फास्ट टैग सिस्टम लाया गया। जीएसटी आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ताकि जो है त्वरित रूप से भुगतान हो सके। तो इससे भी जो क्या होगा हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर हो सकेगा। आगे देखते हैं हम लोग जो है लॉजिस्टिक, जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति है तो हम लोग देख लेते हैं उसका विजन क्या है, यानी आखिर वो क्यों लाई जा रही है। तो रीजन है कि हमारा त्वरित समावेशी विकास के लिए, जैसे भारत का क्या है, भारत है उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आवश्यकता है, मतलब वो कह रहा है हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो इसके लिए क्या होगा, त्वरित और समावेशी विकास, यानी जल्दी हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। समावेशी विकास से मतलब है कि सभी का विकास हो, अमीर गरीब सभी का जो है समान रूप से विकास होगा। तो इससे क्या होगा, देश में गरीबी भुखमरी अन्य सभी समस्याएं भी कम होंगी। तो इससे क्या होगा, त्वरित समय से विकास हो गया। और देश में तकनीकी रूप से हमें क्या बनना है, सक्षम बनना है। एकीकृत, लागत कुशल और लचीला टिकाऊ विश्वसनीय लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार करना है। यानी क्या है, त्वरित समावेशी विकास के लिए देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत होना चाहिए, लागत कुशल होना चाहिए, लचीला और टिकाऊ विश्वसनीय लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। अरे जब तैयार होगा तभी तो जो है हमारा बेहतर लॉजिस्टिक होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, जो वैश्विक बेंचमार्क है यानी 8 से 9% का जो हम लोग देख रहे थे जीडीपी के, वैश्विक जो भी अर्थव्यवस्थाएं जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं का खर्च होता है उसी के करीब तभी तो आ पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एनएलपी स्तंभ लेके आए। तो इसके 4 स्तंभ थे, जैसे यूलिप आप देख सकते हैं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या इन्होंने क्या किया, परिवहन से संबंधित जो क्षेत्र है उसके लिए जो है सभी डिजिटल सेवाओं को, जैसे क्या हो गया, जो भी परिवहन से संबंधित जो डिजिटल सेवाएं थी, कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई परिवहन से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन हो गया और मतलब कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो सभी को क्या करना है, इन्होंने क्या कर दिया, एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है लाने का प्रयास किया। इसके लिए क्या मतलब जो है इससे क्या होगा, जैसे निर्यातक हैं उनके जो लंबी जो बोझिल मतलब प्रक्रियाएं होती हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो अब इस प्रकार समझिए जैसे ई वे बिल ला दिया, तो ई वे बिल होगा तो क्या होगा, जो बार बार उन्हें रुकना पड़ रहा था तो एक तरीके से एकीकृत हो गया। तो अब यहाँ पर विभिन्न स्टेट्स में उसे रुकना नहीं पड़ेगा, सीधा वो क्या होगा, बंदरगाह पे पहुंच जाएगा और उसका माल डिलीवर हो जाएगा, यानी लंबी जो बोझिल प्रक्रिया है उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए जो है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म लाया गया। दूसरा आप देखेंगे आईडीएस हो गया, डिजिटल सिस्टम फॉर का एकीकरण। डिजिटल सिस्टम का एकीकरण मतलब देखिए क्या होता है, किसी भी कार्य के लिए, जैसे सड़क के लिए अलग विभाग है, रेलवे के लिए अलग विभाग है, पोत परिवहन के लिए अलग है और नागरिक उड्डयन अलग है। तो जैसे विभिन्न विभाग होंगे, तो अगर जब तक इन विभागों में समन्वय नहीं होगा,
यानी इनमें क्या कह सकते हो, आप देखेंगे अगर इनमें आपस में जो एकीकरण नहीं होगा, यानी एकीकृत कमांड नहीं होगा, तो क्या होगा, मतलब सबकी अलग अलग पॉलिसीज होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो सही से संचालित नहीं हो पाएगा, यानी उसमें कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। मान लीजिए सड़क अगर मार्ग से कर रहे हैं तो हो सकता है रेलवे इसमें दुविधा करे, मतलब इसमें समस्या प्रकट करे। तो इन सभी समस्याओं को देखने के लिए क्या करेंगे, आईडीएस सिस्टम लेके आया गया, ताकि जो है 7 विभागों के अलग अलग प्रणालियों को क्या कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। यानी कि जो सभी प्रणालियां एक दूसरे से जो है अपने विचार साझा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो इंटीग्रेटेड जो भी थॉट डेवलप होगा उसी के अनुसार क्या होगा, इसको चलाया जाएगा, जिससे बेहतर लॉजिस्टिक और संरचना का विकास हो सकेगा। ई लॉक्स, ईज ऑफ लॉजिस्टिक, जैसे क्या होते हैं कि जैसे उद्योग हो गए, उद्योग के जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हमें बंदरगाहों पे पहुंचने में समस्या है, हमें कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो भी उनकी समस्याएं होंगे वो क्या करेंगे, अपनी समस्याओं को जो है सरकार के समक्ष क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो सरकार के समक्ष जो है साझा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो ई लॉग है, ताकि सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं सीधा साझा कर सकेंगे, जिससे जो हमारे नीति निर्माता हैं उनके लिए बेहतर नीति ला सकेंगे, ताकि जो भविष्य के जो भी लॉजिस्टिक संबंधी लैक्स हैं उनको सुलझाया जा सके। दूसरा हो गया एसआईजी, यानी सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, संबंधित जो भी मंत्रालय हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो है रेलवे हो गया, सड़क हो गया, नागरिक उड्डयन हो गया, जो भी संबंधित मंत्रालय हैं उनका एक क्या होगा, सचिव, मंत्रालय के जो भी अधिकारी उनके समूह आपस में बैठेंगे और एक दूसरे की जो भी मतलब समस्या उनको साझा करेंगे, जो भी इनपुट मिल रहे हैं उनसे अपने विचार रखेंगे, और जो है जो भी परियोजनाएं चल रही हैं लॉजिस्टिक्स की उस पर नियमित उनकी निगरानी भी करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो है हमारी लॉजिस्टिक परियोजनाएं बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में। तो आप देखेंगे इसमें व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना का, इसमें नीति को लागू करने के लिए जो इन्होंने क्या करा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है लॉजिस्टिक जो है एक्शन प्रोग्राम लेके आया है। इसमें 8 क्षेत्रों को शामिल किया है। तो इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने देख चुके हैं एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, यानी कि क्या करेंगे, सभी विभागों मंत्रालयों का एक जो है एकीकृत सिस्टम तैयार करेंगे, ताकि जो है बेहतर समन्वय होगा, तो हमारा लॉजिस्टिक्स भी बेहतर हो सकेगा। इसको देखेंगे। मानकीकरण और बेंचमार्क करना, यानी कि जैसे क्या होता है, जो भी हमारी भौतिक संपत्तियां उनको क्या करेंगे, मानकीकरण करेंगे, और उनकी जो सेवा गुणवत्ता मानक होंगे उसकी बेंचमार्किंग करेंगे। ऐसा इसलिए करना जरूरी हो जाता है ताकि जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी बेहतर आवाजाही हो सके। जैसे भौतिक संपत्तियां, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ जो है कि आप देखते हैं जैसे कोई शर्ट मंगाते हैं उसमें एम साइज हो गया, एल साइज हो गया, तो क्या होता है इसमें अलग अलग साइज होता है ना, तो अलग अलग साइज होने के कारण क्या होता है, लोगों को जो है बेहतर तरीके से जो है ये फिट नहीं आ पाती है। तो ऐसी जो भौतिक जो भी चीजें हैं उनका मानकीकरण करेंगे। अब इस तरीके समझिए कि जैसे कोई इंफ्रा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सिस्टम्स बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, कई सारे होते हैं, उसमें रेल भी होगा, रोड भी होगा, और जो है वाटरवेज भी होंगे। तो ये जो सभी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, इससे क्या होंगे कि जैसे इनमें आपस में जो है अगर बेहतर समन्वय होगा, यानी कि बेहतर गुणवत्ता या मानकीकरण होगा, तो ये बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे देखते हैं लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास व क्षमता निर्माण। तो लॉजिस्टिक्स के लिए भी क्या होता है, किसी भी चीज के लिए क्या होता है, जहां पर बेहतर मानव संसाधन होता है तो वहां पर बेहतर इनपुट मिल पाता है। तो लॉजिस्टिक्स संबंधी जो भी क्षेत्र होते हैं उसके लिए जो किस तरीके से बेहतर मानव विकास क्षमता निर्माण किया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे कार्य योजना पेश की गई है। राज्यों की भागीदारी की बात करी जाए, देखिए राज्यों की भागीदारी किस प्रकार से, जो राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी जो है योजनाएं चल रही हैं उनकी योजनाओं को, उनकी योजनाएं उसको समर्थन देना है। राज्यों में संस्थागत ढांचे का निर्माण करना है। जैसे अभी देखिए चेन्नई में क्या मतलब तमिलनाडु में जो है आरआईएल यानी रिलायंस ग्रुप द्वारा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरीके जो संस्थाओं ढांचाओं का निर्माण में भी जो है सहयोग करना। राज्यों की कार्यवाही की माप करना और निगरानी, यानी राज्य क्या क्या जो है लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो है कार्यवाही कर रहे हैं उनको देखना और साथ साथ उनकी निगरानी करना। एक्जिम जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और संरचना में जो भी कमियां आ रही हैं उनको क्या करना है, दूर करना है। जैसे बंदरगाहों पे जनरली सामान जाता है, उसमें देखते हैं कस्टम्स वगैरह अधिकारी होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है 3-3 4-4 दिन में जो है उसके सामान की डिलीवरी नहीं हो पाती दूसरे देशों को। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो समस्याएं उनको देखना समझना और जो है उनको बेहतर तरीके से किस प्रकार से सही किया जा सकता है उस पर काम करना। सेवा सुधार ढांचा, समन्वय स्थापित करना और नियम इंटरफेस में सुधार करना। तो समन्वय किस चीज में स्थापित करने के, जो विभिन्न सेवाएं होती हैं
उनके बीच में क्या करेंगे, हम समन्वय करेंगे ताकि जो है हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम जो है बेहतर तरीके से कार्य कर पाए। देखिए क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र होंगे तो उसमें क्या होगा, तालमेल की कमी होगी, उसमें किस प्रकार से हमें उनके बीच में तालमेल को बेहतर तरीके से बिठाना है, यहीं पर जो है सेवा सुधार ढांचा की भूमिका बढ़ जाती है। सेक्टोरल योजना, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग क्या करेंगे, सेक्टोरल वाइज, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर उसके लिए अलग हम योजना देखेंगे, तो क्या होगा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम लोग जो है अलग अलग सेक्टोरल योजना लेके आएंगे और उन सभी को इंटीग्रेट करके जो है हम अपने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में जो है उसको इंक्लूड करेंगे। लॉजिस्टिक पार्क के विकास को हम लोग क्या करेंगे, और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने का कार्य करेंगे। साथ साथ देखिए इसका क्रियान्वयन की बात करी जाए, पीएम गति शक्ति के तहत जो है गठित सचिवों का जो अधिकार प्राप्त समूह है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इस जो लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं इसके समस्या चुनौतियां क्या क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है राज्यों के सहयोग की, क्योंकि देखिए क्या है, अलग अलग राज्य होते हैं, तो अलग अलग राज्य होंगे तो क्या होगा, अलग अलग लॉजिस्टिक्स पॉलिसी होंगी। कई बार जो है इनके अधिकार क्षेत्र में जो आने वाली पॉलिसी उसकी विनियमन का अनुमोदन करने पर जो है, मतलब क्या होता है, कई बार जो है कई जो राज्य होते हैं उनका सही समय पर अनुमोदन नहीं करते हैं, तो जो है क्या होता है, वो जो है वहीं पर रुकी रह जाती है। इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स में डिले होने लगता है। वर्तमान में देखा जाए आधे ही राज्य है जिन्होंने अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी विकसित की है, कई ऐसे राज्य जिन्होंने की लॉजिस्टिक पॉलिसी है ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉपर समन्वय नहीं हो पाता स्टेट्स के कारण, और हमारा जो लॉजिस्टिक जो संरचना होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन जो है पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रम में कमी है। देखिए क्या है, लॉजिस्टिक्स संबंधी जो है इसको भी क्या करना है, हमें अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स संबंधी जो भी चीजें होती हैं उन्हें भी, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको लॉजिस्टिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स की क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। साथ साथ जो है बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना चाहिए। इस क्षेत्र की भी कमी है, इसके ये भी जो है लॉजिस्टिक्स से समझ, यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के समझ जो है चुनौती है। प्रशिक्षित कार्यबल हमारे पास नहीं है। आप जानते हैं कि जहां दुनिया में जो है साउथ कोरिया की बात करी जाए, लगभग जो है 95% जो है वहाँ की जो वह पॉपुलेशन है, कह सकते हो कार्यबल है, वो क्या कर सकते हैं, कुशल है। जबकि भारत में देखा जाए ऐसा केवल 4% तक ही, यानी हमारे पास देखा जाए कुशल कार्यबल का अभाव है। इस कमी को दूर, ये भी हमारे लिए चुनौती है, और इस कमी को हम लोग जैसे जैसे दूर करेंगे तो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम भी बेहतर होगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए क्या है, डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, मतलब किस प्रकार से हम जो लॉजिस्टिक पॉलिसी को बेहतर कर पाएंगे, इसके लिए हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे, मतलब जो भी हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे डेवलप हो पाएगा, ये भी एक बात, एक तरीके से चुनौती है, क्योंकि जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जो भी आप कह सकते हो विभाग है, इनके बीच में समन्वय की कमी देखी जाती है। तो ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रौद्योगिकी को स्वीकृति, जैसे क्या होगा, लॉजिस्टिक डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टर्स पे। अगर ट्रांसपोर्टर जो है इस पॉलिसी को बेहतर तरीके से मतलब कार्य करते हैं और इस पे मतलब सही ढंग से इसका रिस्पांस होता है, तभी जो है इसको स्वीकृति मिल पाएगी। और प्रथम से अंतिम छोर तक सड़कों पर अधिक निर्भरता का विकल्प सीमित है, क्योंकि देखिए क्या है, हमारे भारत में भी हम लोगों ने देखा था 69% जो है हम लोग क्या देख रहे थे, भारत सड़कों पर निर्भर है। तो ये अधिक निर्भरता के कारण, कहीं वहीं विकसित देशों की बात करें 25% है। अधिक निर्भरता के कारण क्या हो रहा है, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम कहीं ना कहीं मतलब इसकी लागत बढ़ जा रही है। वहीं विकल्प सीमित क्या है, क्या है, हमारे यहाँ देखिए नदियों पे जो है नेशनल जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो भी कम है। अगर ये कहीं ज़्यादा होते, हो सकता है हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती थी। वहीं हमें रेलवे में देखा जाए अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो कि शायद पहले बन जाना चाहिए था। तो अगर ये अवसंरचना भी विकसित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सड़कों पर निर्भरता कम हो जाएगी और हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर हो पाएगा। आगे देख लेते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जो राज्य हैं उनमें क्या करना है, यानी कि जो हमारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है 2022, तो राज्यों के क्या करना होगा कि इसके जो मुख्य प्रावधानों को अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी में शामिल करके उसको समन्वित करेंगे, ताकि क्या कह सकते हैं, राज्यों के जो नीतियां होंगी उसमें एकरूपता होगी और जो है बाधा रहित लॉजिस्टिक्स हमारा मतलब स्थापित हो सकेगा। वेयर हाउसिंग जो संरचना है उसमें निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करना, ताकि आप आइए और जो है यहाँ पर वेयर हाउस बनाइए, और जो है हमारे, क्योंकि आप देखते हैं मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क होंगे उसके आसपास कई सारे वेयर हाउस भी निर्मित किए जाते हैं, ताकि जो है इन क्षेत्रों में पहुंचा के जो है यहाँ से सामान एक ही बार में पैक करके जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इसके लिए जो है निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है। नई कार्य संस्कृति को अपनाने और ट्रांसपोर्ट यूनियन को शामिल करना,
देखिए क्या है ट्रांसपोर्ट, मैंने पहले बताया लॉजिस्टिक डिपेंड करता है, जो भी ट्रांसपोर्ट हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी अपनी यूनियन होता है, उनको शामिल करे, उनके विचार को देखे और उनके जो भी सुझाव उनको माने, ताकि वो अगर इस लॉजिस्टिक सिस्टम जो भी पॉलिसी अगर बेहतर तरीके से वो जो है शामिल हो जाते हैं, तो इसी पे हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम की सफलता निर्भर करती है। तो ये था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जिसे आपने आज पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।